ये सवाल दिखने में जितना आसान लग रहा है उतना ही ज़्यादा टफ होने वाला है। अब ऐसे सवाल ना अक्सर हमें एग्जाम में बड़ा फंसा देते हैं। हमें लग रहा है वो आसान है, हमने करना भी शुरू कर दिया। अब अगर तुमने किसी सवाल में 3-4 मिनट दे दिए तो तुम सोचते हो कि इसको पूरा कंप्लीट ही कर देता हूँ। एंड गेस व्हाट, जब तुम इसको सॉल्व करोगे, जब तुम्हारा जो आंसर आएगा वो डेफिनेटली ऑप्शन में मेंशन होगा। तुम सोचोगे कि सवाल आसान है, ऑप्शन में दिख भी रहा है मेरा आंसर, मार्क करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। बट इन रियलिटी ये सवाल उस कैटेगरी का क्वेश्चन है जिसको तुम्हें लीव करना होता है एग्जाम में। बस इसको सॉल्व करते हुए ही तुम्हारा लगभग 10 से 15 मिनट चले जाएगा, जो एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। सो दिस वीडियो इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट बिकॉज तुम्हें ये रिकॉग्नाइज करवाएगी कि कौन से सवाल छोड़ने होते हैं एग्जाम में। एंड ऑब्वियसली बिकॉज इस सवाल के अंदर काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, इसलिए तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करवाएगा और तुम्हारी हेल्प करेगा जो भी तुमने पहले पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करने में। ऑलराइट, तो जिसने अगर सवाल नहीं किया एक बार वो देख लो, समझ लो कि सवाल में क्या पूछा है, क्या एक्चुअल अप्रोच हो सकती है इसकी, वो सोचने का ट्राई करो और उसे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करो, बिकॉज वहाँ से थोड़ी क्लैरिटी आती है कि बच्चे एक्चुअली सवाल को किस तरीके से सोचते हैं, सो दैट मैं अपनी टीचिंग को उसके अकॉर्डिंगली तो मैं फ्रेम कर पाए। तो पहली गलती जो बच्चे सवाल में करते हैं वो ये अज्यूम कर लेते हैं ये जो स्मॉल मास एम है ये वर्टिकली ऊपर मूव करेगा इस तरीके से, बिकॉज उनको लगता है कि यार सिचुएशन तो सिमेट्रिक है तो उसको ऐसे ही मूव करना चाहिए मास को। और फिर वो क्या करते हैं, यहाँ से टेंशन का कंपोनेंट T1, यहाँ से टेंशन का कंपोनेंट T2, इसको हॉरिजॉन्टली बैलेंस कर देते हैं, वर्टिकली कुछ एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालते हैं और वहाँ से फिर वैल्यू निकाल लेते हैं T2 क्या होगा। एंड दैट इज द रॉन्ग डायरेक्शन, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर पहली बात तो लेंथ दोनों की अलग अलग गिवन है टेंशन की, तो सिमेट्री तो है ही नहीं, राइट, बिकॉज ये अल्फा है ये बीटा है तो एंगल्स भी अलग अलग हो गए। सेकंड थिंग, हम इस एंड को v वेलोसिटी से अगर मूव करवा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट दिस एंड शुड आल्सो मूव विद सेम स्पीड, राइट, बिकॉज अगर लेंथ मेरी कांस्टेंट है स्ट्रिंग की तो ये अगर v से खिंच रहा है ऐसे तो ये वाला एंड ऐसे खिंचना चाहिए v से। तो तुरंत यहाँ पर समझ में आ गया कि यह मास ऐसे भी मूव करेगा और एक ऐसे भी मूव करेगा, तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। अब अपन बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेन की एलिमेंट है वो क्या है, एंड दैट इज कि तुम्हें ये ऑब्जर्व करना होगा कि बिकॉज ये एंड ए मेरा फिक्स्ड हो चुका है और ये लेंथ इनएक्सटेंसिबल है, दैट इज L1 की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो सकती, दैट शुड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो ये मेरा मास m इस A पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर मूव कर सकता है। और उसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमारा एक पार्टिकल एक पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर मूव करता है हमेशा, दैट इज वो एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है उस पॉइंट के अबाउट, राइट, बिकॉज लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहती है उस केस में। तो सारी कहानी जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की है वो इसी की ऑब्जर्वेशन से सॉल्व होगी। ऑलराइट, सो तुरंत अपन को क्या समझ में आया एक बार उस पर फोकस करो। बिकॉज L1 चेंज नहीं हो सकता तो हमारा जो पार्टिकल, हमारा जो मास है उसकी अपन को मूवमेंट की डायरेक्शन पता लग गई, दैट इज इस L1 के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से। सपोज उसकी वेलोसिटी को अपन बोलते हैं स्मॉल u। ऑलराइट, तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि यार इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा जिसकी डायरेक्शन होगी इस ए पॉइंट के अबाउट, इसको मैं बोलता हूँ चलो AR। तो AR की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू u² अपॉन L1, राइट। सिंपल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सिंपल जो सर्कुलोकाइनेमेटिक्स होती है वो मैंने लिखी है यहाँ पर। उसके बाद अपन ने जैसे पहले भी डिस्कस किया था, बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग, ये हमारा पॉइंट इस स्ट्रिंग के अलोंग ऐसे मूव करना चाहिए v वेलोसिटी से। तो हमें क्या निकल कर आया कि यार इस u का अगर अपन ने कंपोनेंट किया इस स्ट्रिंग के अलोंग तो उसकी वैल्यू एक्चुअली स्मॉल v के बराबर होनी चाहिए। तो अब अगर ये मेरा एंगल थीटा है, दिस इज सपोज थीटा, तो क्या निकल कर आता है, u cos थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू स्मॉल v, राइट। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, ये थीटा एक्चुअली क्या है तुम उसको भी निकाल सकते हो बेसिक ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज का यूज करके, कि अगर मैंने इस तरीके से परपेंडिकुलर एंगल इंक्रीज किया तो दिस इज माई 90 माइनस अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगा दो, सम ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंगल। तो यहाँ से मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा, करेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू निकल कर आ गई इन टर्म्स ऑफ v, दैट इज दिस एक्सप्रेशन। अब ये मत पूछना कि साइन कहाँ से आ गया, बिकॉज जब तुम cos थीटा करोगे दैट इज cos 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा करोगे तो साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाता है। ऑलराइट, अब ये तो हो गए हमारे बेसिक काइनेमैटिक्स वाली चीज़ें जो अपन ने इस क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वहाँ से डिराइव करी है। बट अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, इस सेकेंड स्ट्रिंग के अंदर टेंशन बताओ कितनी होगी जब ये लेंथ या फिर डिस्टेंस जो है मास का और पुली के बीच में L2 हो चुका है। सो हमसे पूछा क्या है,
कि यार सपोज इस तरीके से हमारा फिगर है एंड दिस इज माई टेंशन T2, तो T2 की वैल्यू कितनी होगी इस इंस्टेंट पर। अब एक बार इमेजिन करो या फिर एक बार रिकॉल करो कि जब भी हमें फोर्स निकालना होता है हम किसकी तरफ जाते हैं? हम हमेशा जाते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ। और न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्सेस जो होते हैं वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होते हैं एंड अगेन डायरेक्शन वाइज। तो अगर मुझे T2 निकालना है तो मुझे इस मास m के एक्सेलरेशन की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट, बिकॉज T2 जो है इस मास m पे ही लग रहा है। और मुझे इसकी एक्सेलरेशन की क्या इन्फॉर्मेशन है उसको सोचते हैं। एक मुझे इसका एक्सेलरेशन पता है जिसको मैं AR बोल रहा था, जो मेरा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन था, जो मैंने यहाँ लिखा था इस तरीके से, जो इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज माई AR। एक एक्सेलरेशन कौन सा होता है जो उसके थीटा डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा, दैट इज टेंजेंशियल डायरेक्शन के अलॉन्ग होता है, जिसको अपन A टेंजेंशियल बोलते हैं। सपोज दिस इज माई AT। तो अपन को डायरेक्शन दिखती है कि यार AR मुझे पता है, तो वहां से मैं यहाँ नेट फोर्स लिख सकता हूँ, बट मुझे A थीटा नहीं पता, दैट इज AT नहीं पता एक्चुअली। तो मैं अगर फोर्सेस को इस डायरेक्शन के अलॉन्ग करूंगा भी तो कोई इक्वेशन निकल कर नहीं आएगी, राइट, बिकॉज जब तुम इस थीटा डायरेक्शन के अलॉन्ग फोर्सेस के कंपोनेंट लोगे, ये मेरा mg है, सपोज दिस इज माई T1, दिस इज माई T2, इसको कंपोनेंट कर लिया कुछ इस तरीके से, T2 का कंपोनेंट आएगा दैट इज T2 इंटू कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ से जब अपन इसको एक्सप्रेस करेंगे और इसको अपन बोलेंगे m इंटू AT, यार मुझे पता नहीं है AT की वैल्यू क्या है, तो इस इक्वेशन में अभी भी 2-3 अननोन रह जाएंगे और सॉल्व नहीं होगी। तो अपन को कुछ और इन्फॉर्मेशन और निकालनी होगी क्वेश्चन के अंदर से, और वो कहाँ से आ सकती है? अगेन अपन ऑब्जर्वेशंस की तरफ जाते हैं जो क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन गिवन थी। एक था कि ये हमारा पार्टिकल या फिर जो मास m है ये A पॉइंट के अबाउट सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा, तो ये अपन ने निकाल लिया कि यार ये कुछ ऐसे ही मूव कर सकता है इस तरीके से। एक अपन ने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट निकाला कि ये V से मूव कर रहा है, तो ये भी ऐसे V से मूव करना चाहिए, वो भी अपन ने अप्लाई कर दिया। और क्या इन्फॉर्मेशन है? अब तुम एक बार फोकस करो यहाँ जो लिखा हुआ है कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज जो हमारा V का जो डॉट होगा या फिर dV dt जो होगा ये 0 दिया हुआ है। हमने ये चीज़ अभी तक यूज़ नहीं करी क्वेश्चन के अंदर, राइट। एक बार देखते हैं कि इसके यूज़ करने से भी कुछ निकल सकता है। सो इसको यूज़ कैसे करेंगे कि यार हमारा जो मास m है जो इस स्ट्रिंग के अलॉन्ग V से मूव कर रहा था, ये इसका जो कंपोनेंट होना चाहिए V डॉट, ये 0 के बराबर था, राइट। इसका मीनिंग क्या है एक बार उस पर फोकस करो। ये जो V है इसको मैं बोल सकता हूँ कि मास m और इस पुली B के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज L2, इसका डिफरेंशिएशन, राइट, बिकॉज वही एक तरीके से बता रहा है कि इसकी लेंथ कितने रेट से कम हो रही है, दैट इज माई V। यहाँ पर अपन एक माइनस साइन लाएंगे बिकॉज लेंथ कम हो रही है, ऑलराइट। बट खतरनाक बात यह है कि अगर अपन इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को, दैट इज कि dV ओवर dt दिस इज इक्वल टू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ माई L2, ये यार 0 के बराबर आ जाएगा। एंड दिस इज अ की इन्फॉर्मेशन, हमें इसको यूज करना है, हमें समझना है कि यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये कहाँ यूज हो सकता है। कि बिकॉज हमारा L2 का डबल डिफरेंशिएशन 0 के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ हमारा जो मास m है, ये मेरा मास m, दिस इज माई पुली B, ये मेरा डिस्टेंस L2, इसका जो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग एक्सेलरेशन होगा, इसको अपन रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं या फिर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो भी इसका m का कंपोनेंट है वेलोसिटी का इस लेंथ के परपेंडिकुलर, सपोज उसको अपन बोलते हैं v डैश, ये जस्ट v डैश स्क्वायर अपन L2 ही रह जाएगा। अब बच्चे थोड़े से यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जब भी हम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं वो तो इसके बराबर ही होता है, तो इस इन्फॉर्मेशन के क्या ही रोल यहाँ पर। सो बेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इसके बराबर जब ही होता है जब ये जो डिस्टेंस अपन ने लिखा था ना इसका डबल डिफरेंशिएशन 0 होता है। बिकॉज अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक्चुअली जो रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है या फिर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है दिस एक्सप्रेशन, ऑलराइट। अब ये सिचुएशन सेम है जो अपन सर्कुलर मोशन के अंदर देखते हैं। वहां भी जब हमारा पार्टिकल एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा होता है तो इसका जब अपन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं, दिस इज सेंटीपिटल, दिस इज जस्ट V स्क्वायर अपॉन R, बिकॉज यहाँ भी जो R डबल डॉट है या फिर R का जो डबल डिफरेंशिएशन है दैट इज ऑल्सो 0, तो यहाँ पर जो स्पेशल टर्म था वो नहीं आया। एंड सेम ये यहीं पर सेम सिचुएशन ही हो रही है, बट ऑल्दो ये और ज्यादा स्पेशल है हमारी जो सर्कुलर मोशन वाली कंडीशन होती है, बिकॉज यहाँ पर R सिंगल डॉट भी 0 होता है, बिकॉज हमारा जो पार्टिकल है वो ऐसे ही मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पर। बट हमारी वाली सिचुएशन में L2 सिंगल डॉट इज नॉट 0, राइट, बिकॉज हमारा जो मास m है वो ऑल्दो ऐसे मूव कर रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से, तो L2 जो है उसका सिंगल डॉट इज नॉट इक्वल टू 0, बट उसका डबल डॉट 0 है बिकॉज क्वेश्चन के अंदर v कांस्टेंट दिया हुआ था। गॉट इट? तो देख रहे हो कितनी स्पेशल कंडीशन है ये।
तो कुछ ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि हमारा जो बी होगा ना, सब सॉरी जो मास एम है वो बी के अबाउट ऐसे भी मूव कर रहा है और परपेंडिकुलर भी मूव कर रहा है। सपोज ये मेरा बी है तो कुछ इस तरीके से मोशन हो सकता है, ऑलराइट, बिकॉज वो बी की तरफ भी जा रहा है और उसके परपेंडिकुलर भी मूवमेंट कर रहा है। बट खतरनाक बात ये है कि बी की तरफ जाने का जो रेट है दैट इज कांस्टेंट v, और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल कर आई है वो हमें सिंपली सर्कुलर मोशन वाले एक्सेलरेशन की वैल्यू की तरह दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि यार एक्सेलरेशन की इक्वेशन से कि a जस्ट v डैश स्क्वायर अपॉन L2 है, हमारा जो मास m है वो b के अबाउट भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, राइट। हमें ऐसा लग रहा है, हमें दिख रहा है ऐसा, बिकॉज एक्सेलरेशन तो यही कह रहा है। बट एक हिडन चीज छुपी हुई थी कि यार ये इसलिए है बिकॉज v हमारा कांस्टेंट है, बिकॉज L2 का डबल डिफरेंशिएशन 0 है बट सिंगल नहीं है 0, तो ये सर्कुलर मोशन नहीं है। ऑल्दो जो इक्वेशन निकल कर आई है वो थोड़ी सी सर्कुलर मोशन जैसी लग रही है, ऑलराइट। सो दिस इज द स्पेशल की पॉइंट या की कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन के अंदर लगा हुआ था, एंड दैट इज एक्चुअली यूनिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट। जो तुम्हारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज कर रहा है पोलर कोऑर्डिनेट्स की, सर्कुलर मोशन की, या फिर जो ऐसे क्वेश्चन एनालिसिस होती है उनकी। ऑलराइट, आई गेस क्लियर हो गया होगा। अब अगर नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि यार मुझे यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत ये आई। मैं ट्राई करूँगा कि हर एक कमेंट को आंसर कर पाऊँ। मैंने लास्ट सवाल में भी ये सेम चीज़ करी थी कि तुमने जो भी कमेंट्स करे, जो भी तुम्हारे आइडियाज़ थे, जो भी तुम्हारे कन्फ्यूजन्स थे, उन सभी को मैंने क्लियर किया था। ऑलराइट, सो ट्राई दैट कि यहाँ पे तुम वो सेम चीज़ करो। ऑलराइट, तो जैसे ही अपन ने ये क्वेश्चन निकाल ली, कहाँ पर थे अपन, कि इस मास m का जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है हमारी स्ट्रिंग L2 या फिर इस T2 के अलोंग, दैट वी हैव कैलकुलेटेड, और वो क्या है v डैश स्क्वायर अपॉन L2। सो यार अब ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो जैसे अपन ने ये निकाला तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि v डैश क्या होगा। बेसिकली इस L2 के कंपोनेंट या फिर परपेंडिकुलर क्या वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, यार ये अपन तुरंत निकाल सकते हैं, बिकॉज अपन ने ऑलरेडी निकाला हुआ है कि जो ऐसे u था इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट v के बराबर था, जो अपन ने यहाँ पर इक्वेशन लिखी थी। तो उसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, दैट विल बी जस्ट u साइन थीटा, राइट। ऐसे देख सकते हो कि दिस इज माई L1, दिस इज माई L2, दिस इज माई u जो इसके परपेंडिकुलर है। इसी को अपन ने कंपोनेंट किया कुछ इस तरीके से, दिस इज माई u cos थीटा जो हमें नहीं चाहिए, ये जो अपन ने v के बराबर कर दिया है ऑलरेडी, और ये कुछ ऐसा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसके अलोंग, दैट इज u साइन थीटा, राइट। तो बेसिकली हमने क्या निकाल लिया है, एक्सेलरेशन निकाल लिया हमने इस डायरेक्शन में, इसको अपन सपोज ई नॉट बोलते हैं। दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन L2। अब u और v में अपन के पास ऑलरेडी कंडीशन दी हुई थी, उसको यूज कर लेते हैं। थीटा अपन को पता है क्या है, तो फाइनली ए नॉट की वैल्यू क्या आ गई, एक बार ये देख लो, दिस एक्सप्रेशन। अब यार ए नॉट क्या है, अगेन सेम ही चीज जो अपन ने पहले भी करी थी, या जब अपन ने इसके एक्सेलरेशन के कंपोनेंट किए थे, दैट इज जो उसका नेट एक्सेलरेशन था वो कुछ इस स्ट्रिंग के अलोंग था जो ए आर अपन ने एक्सप्रेस किया था, और एक ऐसे था ए टेंजेंशियल जो या AT अपन ने एक्सप्रेस किया था। तो बस उन दोनों के कंपोनेंट ले लो इस डायरेक्शन में। थोड़ा सा मैं और क्लियर करता हूँ, दिस इज माई L1 के डायरेक्शन वाली चीज, दिस इज माई L2 डायरेक्शन, तो मेरा ये है AR, दिस इज AT एंड दिस इज माई A नॉट कंपोनेंट, दिस इज माई एंगल 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा। सो आई कैन से कि AT इंटू बेसिकली AT का कंपोनेंट लिया इसके अलोंग माइनस AR का कंपोनेंट ले रहा हूँ इस डायरेक्शन के अलोंग, दिस इज जस्ट अल्फा प्लस बीटा, ऑलराइट। सो दिस इज AR cos अल्फा प्लस बीटा, और ये बराबर हो रहा है हमारे A नॉट के जो अपन ने ऊपर निकाला है अभी तुरंत, दिस एक्सप्रेशन, ऑलराइट। यार अब AR अपन ने ऑलरेडी निकाला हुआ था सबसे पहले, दैट वाज कहाँ गया, दिस इज दिस और दिस, इसको यहाँ पुट कर दोगे। सो तुम वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो उस वैल्यू को, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ इसको, दिस इज जस्ट दिस एक्सप्रेशन, उसको सब्स्टिट्यूट करो तो तुम्हारे पास AT की वैल्यू आ जाएगी फाइनली, थोड़ी सी लंबी कैलकुलेटर वैल्यू है, दैट विल बी दिस एक्सप्रेशन। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, AT में क्यों निकाल रहा हूँ, एक बार उस पर फोकस करना। लास्ट है बस, बहुत सिंपल है, उसके बाद हो चुका है। यार जैसे ही मैंने AT निकाल लिया ना, दिस इज माई L1, ये मेरा AT है, एंड दिस इज माई L2 जिसके अलॉन्ग T2 लग रहा था फोर्स, राइट, जो अपन को निकालना है, एंड ऐसे लग रहा है मेरा mg फोर्स। तो मैं क्या करूंगा ना, इस T2 का कंपोनेंट ले लूंगा इस AT के अलोंग, दैट इज जस्ट T2 cos थीटा, और mg का कंपोनेंट ले लूंगा इसके अक्रॉस, वो कितना हो जाएगा, बेसिकली ये मेरा एंगल अल्फा है, दिस इज ऑल्सो अल्फा, दैट विल बी जस्ट mg cos अल्फा, गॉट इट। जैसे तुमने ये लिया तुम्हारे पास फाइनल एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा, दैट इज T2 cos थीटा माइनस mg cos अल्फा। अच्छी बात ये है कि बिकॉज ये जो डायरेक्शन के कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर है हमारे T1 से, इसलिए T1 का कोई रोल नहीं है, थोड़ी सी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई है। दिस इज जस्ट m इंटू AT, AT तुमने ऑलरेडी निकाला हुआ है ऊपर की तरफ, दिस इज माई AT,
तो फाइनली तुम्हारे पास T2 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी जो आपसे क्वेश्चन में पूछी है। थोड़ी सी लेंथी वैल्यू आ रही है, बट अगेन मैंने जैसे पहले भी कहा था ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए है, बट जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं उसको अपन को सीखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज माई फाइनल वैल्यू। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, जो कॉस थीटा है दैट इज जस्ट साइन अल्फा प्लस बीटा। ऑलराइट, ऊपर अपन ने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देख रहे हो मतलब डेफिनेटली अभी ये क्वेश्चन जो है तुम्हें दिख रहा होगा कि यार बहुत लंबी कैलकुलेशन है। जैसे मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि यार 10 से 15 मिनट जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए, इसलिए तुम्हें इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि किन क्वेश्चंस को एक्चुअली एग्जाम में लीव किया जाता है। भले ही वो तुम्हें दिख रहे हैं आसान है, बट हो सकता है उसके अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट्स या फिर ऐसी चीज़ें छुपी हो जो तुम्हारा टाइम बहुत ज़्यादा एक्सीड कर दें। तो अगर तुमने 2 मिनट दिए ना किसी सवाल में और तुम्हें लग रहा है कि यार सवाल बड़ा जाने वाला है, तो छोड़ दो उसको। मत लो ईगो पर कि मैंने तो इतना टाइम दे दिया, मैं सॉल्व करके रहूँगा, बिकॉज तुम्हें एक्चुअली आगे के सवालों का नुकसान हो रहा है। बट या जब तुम घर पे पढ़ाई कर रहे होते हो, जब तुम प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तब ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज इनके अंदर बहुत मल्टी कॉन्सेप्ट छुपे होते हैं जो तुम्हारी बहुत क्विक वे में रिविजन करवाएंगे, जो तुम्हें एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं। जो हमारे लूपहोल्स होते हैं अक्सर जो कॉन्सेप्ट्स के अंदर रह जाते हैं, वो इनसे दूर हो जाते हैं। इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए जब हम पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम पर, बट लीस्ट इंपॉर्टेंट है जब हम एग्जाम दे रहे हैं। ऑलराइट, आई गेस क्लियर हो गया होगा। अब यार एक बार मैं थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्ट्रगल कर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेता हूँ फिर भी मैं सवाल नहीं कर पाता एडवांस लेवल वाले, देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट आवर कोर्स SO60, जहाँ पर अपन ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स का डिस्कस कर रहे होते हैं। जो ऐसे सवाल होते हैं जो हमें नहीं समझ में आ रहे, भले उसका कॉन्सेप्ट अपन को पता है, वो सवाल कैसे सॉल्व हो सकते हैं वो हम सीख रहे होते हैं। जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनको कैसे प्रॉपरली अप्लाई करना होता है वो हम सीख रहे होते हैं। जितने भी लूपहोल्स हमारे बन जाते हैं कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए, उनको अपन रिमूव कर रहे होते हैं। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो। एंड आई कैन गारंटी कि सिर्फ 60 डेज अगर तुम 60 मिनट्स देते हो कोर्स के अंदर, तो तुम एडवांस लेवल के संग बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।